इंट्रो नेपाल, एक छोटा सा देश जो हिमालय की गोद में बसा है, लेकिन आज दुनिया की हेडलाइंस में है। एक सिंपल सा गवर्नमेंट डिसीजन, एक सोशल मीडिया बैन ने ऐसी आग लगाई जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। सड़कों पर उतर आए नए जेनरेशन के लोग, और जो शुरू हुआ एक प्रोटेस्ट के रूप में, वो अब एक हिस्टोरिक आंदोलन बन चुका है। सितंबर 2025 में नेपाल की ओली सरकार ने एक ऑर्डर पास किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे बेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा गया कि वो नेपाल में रजिस्टर करें, ग्रीवेंस ऑफिसर्स अपॉइंट करें और लोकल ऑफिसेस खोलें। लेकिन जैब इन कंपनीज ने इस डिमांड को पूरा नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया जिसका असर तुरंत हर घर तक पहुंच गया। रातों रात लगभग 26 बेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया। एक डिजिटल साइलेंस छा गया। यूथ जो अपना काम, पढ़ाई, बिजनेस और आवाज सब कुछ सोशल मीडिया पर चलते थे, उनके लिए ये एक डायरेक्ट अटैक जैसा था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उन्होंने समझा कि ये सिर्फ ऐप्स का बन नहीं है, बल्कि उनकी आजादी को दबाने की कोशिश है। इसी मोमेंट ने प्रोटेस्ट की चिंगारी को आग बना दिया। काठमांडू की सड़कें भर गई। स्टूडेंट्स और यंग एक्टिविस्ट्स हर तरफ दिखने लगे। उनके हाथों में ना वेपन्स ना कोई पॉलिटिकल फ्लैग, सिर्फ एक आवाज थी, करप्शन के खिलाफ, नेपोटिज्म के खिलाफ और एक बेहतर नेपाल के लिए। लेकिन सरकार का जवाब सख्त था। पुलिस ने शुरुआत में टीयर गैस और रबर बुलेट्स का उसे किया। जैब प्रोटेस्टर्स पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। टैब लाइव फायर भी चलाई गई। खून गिरा और सड़कें लाल हो गई। 2 हफ्ते के अंदर 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और प्रोटेस्ट्स के पीछे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी। ये एक नया मूवमेंट था जो यूथ ने अपने दम पर बनाया था। सूडान गुरुंग के ग्रुप हामी नेपाल ने डिस्कॉर्ड और छोटी सोशल एप्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन किया। साथ ही ओजस्वी राज थापा और रेहान राज दंगल जैसे नए चेहरे सामने आए। गुस्सा इतना बारा गया कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तक सुरक्षित नहीं रही। पार्लियामेंट, मिनिस्ट्रीज, सुप्रीम कोर्ट और हट्टा की प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस तक पर हमले हुए। कई बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई। सिंबल्स ऑफ पावर जो हमेशा अनटचेबल लगते थे, एकदम से प्रोटेस्टर्स के निशाने पारदा। देश में कर्फ्यू लगा दिया गया, आर्मी को डिप्लॉय किया गया और इमरजेंसी पावर्स यूज किए गए। लेकिन अब अवाम का गुस्सा इतना तेज था कि आईएससी रोकना मुमकिन नहीं था। इंटरनेशनल मीडिया ने आईएससी जेन जेड आंदोलन कहा। एक पूरी जेनरेशन अपने फ्यूचर के लिए खादी थी। हर गिरती लाश के साथ आवाज और तेज होती गई। जहां गवर्नमेंट सोच रही थी कि फोर्स से प्रोटेस्ट को दबा दिया जाएगा, वहां यूथ ने क्लियर कर दिया कि उनका इरादा टूटने वाला नहीं है। आखिरकार प्रेशर ओली सरकार के लिए अनबियरेबल हो गया। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया। पार्लियामेंट डिसोल्व कर दी गई और फिर हिस्ट्री लिखी गई। नेपाल के हिस्ट्री में पहली बार एक वुमन लीडर, सुशीला कर्की, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं था, ये एक नई सोच का सिंबल था। इंटरिम सरकार ने तुरंत सोशल मीडिया बैन को लिफ्ट कर दिया। साथ ही विक्टिम्स के परिवारों के लिए कॉम्पेंसेशन और इंजर्ड के लिए फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अनाउंस किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, 2026 मार्च के लिए नए इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ। लेकिन असली सवाल अब यह है कि क्या ये प्रॉमिसेस सच होंगे। नेपाल की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा है। टूरिज्म, जो देश की बैकबोन है, कोलैप्स हो गया है। होटल्स और बिजनेसेस एम्प्टी है। यूथ अभी भी कह रहे हैं कि सिर्फ बन हटाने और इलेक्शंस अनाउंस करने से काम नहीं चलेगा। उनकी डिमांड है करप्शन के खिलाफ असली एक्शन और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी। ग्रुप्स जैसे हामी नेपाल अभी भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनका मकसद पावर लेना नहीं है, लेकिन सरकार के डिसीजंस पर उनका दबाव क्लियरली नजर आता है। अब यूथ सिर्फ एक प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं, बल्कि एक नया पॉलिटिकल फोर्स नेपाल अब एक क्रॉसरोड्स पार है। एक तरफ है पॉसिबिलिटी कि ये आंदोलन एक नई शुरुआत बन जाए, एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल डेमोक्रेसी। दूसरी तरफ है रिस्क कि सब कुछ सिर्फ टेम्पररी हो और देश फिर से पुराने करप्शन
और नेपोटिज्म के साइकिल में फैंस जाए डॉट, जो एक बंद से शुरू हुआ था, वो अब एक जेनरेशन का डेक्लेरेशन बन गया है। यूथ ने कह दिया है, हम छुप नहीं रहेंगे, हम अपने देश को बदलने के लिए खड़े हैं। डॉट नेपाल का ये चैप्टर अभी लिखा जा रहा है। दुनिया देख रही है कि क्या ये सैक्रिफाइस एक नई डॉन लाएगा, या फिर ये कहानी भी वही पुराने अंधेरों में खत्म होगी। कर उभार रहे हैं,